I formally welcome again Pandip. He's bachelor's in economics and also master of business economics honors from Nanak Dev University, main campus, and also then moved abroad and then came back. Welcome Pandip. I hand over the platform to you. ਐਂਡ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਕਸ 40 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਥੈਂਕਸ ਕਰੂੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਵਿਨਾਇਕ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਵਿਲੇजेस। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਲਾਈਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਬੋਰਿੰਗ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੌਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਰਨਿੰਗਸ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੰਥਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ੀਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਅਸੈਸਰ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੀਐਡ ਦਾ ਕਾਲਜ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਪੰਚ ਬਣਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਰਪੰਚੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੱਲਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕੁਛ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਹੀ ਡਿਨਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਵਿਲੇजेस ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ओके 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 तो फिर मैं हिंदी मिक्स कर दूं साथ में। अच्छा, तो मैंने फिर सरपंच घर बैठे बैठे मैं पहली बार सरपंच बन गया। और पंजाबी में एक कहावत होती है, राह पे आ जानिए या वाह पे आ जानिए। तो सोचा था तो ये था कि बहुत कुछ कर पाएंगे, लेकिन जब इस पंचायत पॉलिटिक्स में आए तो मालूम पड़ा कि नहीं, जहाँ पे बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, हम सोचते कुछ और हैं, जब करने के लिए आगे आते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने सबसे पहले जो हमारी पंचायत में करप्शन थी, हमारे डिपार्टमेंट में करप्शन थी, 2 साल तक उनके साथ फाइट किया, और उसके बाद फिर मैं आगे अपनी पंचायत को एक मॉडल विलेज की ओर लेकर चला, और शायद उसी का रिजल्ट है कि आज मैं आप सब लोगों के सामने जहाँ एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। तो हम बात करते हैं स्मार्ट सिटीज एंड प्रोग्रेसिव विलेजेस की। तो जब भी हमारे माइंड में एक वर्ड आता है स्मार्ट, तो हम देखते हैं, अगर हम एज अ ह्यूमन बीइंग सोचें तो जो भी बंदा गुड लुकिंग है, वेल पर्सनैलिटेड है, तो हमें लगता है वाओ कितना स्मार्ट है। जब हम किसी बिल्डिंग को देखते हैं और बिल्डिंग अच्छी होती है तो लगता है वाओ इट्स अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। जब हम स्मार्ट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि स्मार्ट क्या होता और कैसा होना चाहिए। अगर हम डेवलप्ड नेशंस की बात करें, लाइक फॉरेन कंट्रीज की, तो वहां पे हम देखेंगे जब हम स्मार्ट वर्ड यूज करेंगे, दैट मीन आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो हम उसकी बात करते हैं। हम देखते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसीज क्या होंगी, इंफॉर्मेशन हम कैसे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बेटर फैसिलिटीज, बेटर कम्युनिकेशन, बेटर आईटी, तो हमारे माइंड में एक ऐसी इमेज आएगी। इन जनरल अगर हम बोले तो स्मार्ट सिटी इज द सिटी दैट यूजेस टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड सर्विस एंड सॉल्व सिटी प्रॉब्लम्स। A smart city does things like improve transportation and accessibility, improve social services, promote sustainability, and give its citizens a voice. तो स्ट्रीट लाइट्स अच्छी होंगी वहां पे, एक अच्छी आईटी नेटवर्क होगा वहां पे, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अच्छी रोड्स होंगी, अच्छी एक्टिविटीज वहां पे, कोकरिकल एक्टिविटीज होंगी, पार्किंग सेंसर्स होंगे। तो जी हम बोलते हैं कि एक हम स्मार्ट सिटी की एक अपने माइंड में हम एक ऐसी इमेज ले लेते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो हमारी गवर्नमेंट का जो टारगेट है हाउसिंग फॉर ऑल, मोर देन 70% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन वुड बी लिविंग इन सिटीज बाय 2050।
Due to rising urbanization, a better standard of living is required. To support this rising shift, a sustainable model of housing should be developed. We are living in a developing nation. तो हम वो वाले स्मार्ट सिटीज की अभी यहाँ पे हम बात नहीं कर सकते हैं। हम जहाँ पे देखेंगे, हम पॉवर्टी रिडक्शन करेंगे, सभी लोगों के रहने के लिए घर होगा, उनके खाने के लिए एक अच्छी व्यवस्थाएं होंगी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम पूरे सिटी को ODF करें, सभी लोगों जो नीडी लोग हैं उनकी जैसे भी हम हेल्प कर सकते हैं वो करें, एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, और उसके साथ साथ हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ICT को भी डेवलप करेंगे ताकि हम अपने देश और अपनी सिटीज को एक स्मार्ट सिटी बोल सकें। तो गवर्नमेंट का जो टारगेट था 100 सिटीज, सस्टेनेबल 100 सिटीज, वो 2023 तक वो बनाने के लिए सोच रहे थे, एंड बड़ी अच्छे से वो अचीव भी कर रहे हैं। कुछ ऐसी स्मार्ट सिटीज भी हैं, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं सिटीज की, लुधियाना इज अ स्मार्ट सिटी, लेकिन जब हम वहां पे जाते हैं और ग्राउंड पे देखते हैं, देन हमारी जो एक स्मार्ट की इमेज होती है वो बहुत दूर भाग जाती है। अब मैं एक लाइव प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ, लेकिन हम सोच रहे हैं कि बहुत जल्द हम लुधियाना को एक स्मार्ट सिटी बना देंगे। चंडीगढ़ इज अ सिटी ब्यूटीफुल। तो पंजाब में, इंडिया में बहुत सी ऐसी सिटीज हैं जो स्मार्ट सिटीज हैं, और काफी वो अपना टारगेट अचीव भी कर चुकी हैं, लेकिन बहुत आगे वो हौली हौली धीरे धीरे वो अपने आगे काम में बढ़ रही हैं। सो स्मार्ट सिटीज advised to have 4 pillars. Number 1 is social infrastructure. It's mandatory to develop a smart city. Social infrastructure, physical infrastructure, institutional infrastructure, including governance. It's a better governance, good governance, and economic infrastructure. So these are the 4 pillars to develop a smart city. The center of attention for each of these pillars is a citizen. We. अब जब स्मार्ट सिटीज में आएंगे तो कैसे हम एक जो टारगेट अचीव कर सकते हैं स्मार्ट सिटी का? थ्रू गवर्नेंस, थ्रू 3 टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, थ्रू, अगर प्रोग्रेसिव विलेज की बात करें, थ्रू पंचायती राज, 3 टाइप्स ऑफ पंचायती राज। सो जब सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट आती है, देन म्यूनिसिपल गवर्नमेंट आती है, उसके बाद सब कमेटीज आ जाएंगी, वार्ड कमेटीज आ जाएंगी, एंड सिटीजन। तो हम सोचते हैं जब भी हमने कुछ तरक्की करनी है, डेवलपमेंट की ओर बढ़ना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। उसके बाद हम सोचते हैं स्टेट गवर्नमेंट इज अ रिस्पॉन्सिबल। आफ्टर दैट हम किसको ब्लेम करते हैं? हमारी म्यूनिसिपल गवर्नमेंट को, पंचायती राज को। फिर हम बोलते हैं नहीं, जो नीचे की गवर्नमेंट्स हैं, कमेटीज हैं, MC बने हुए हैं, वो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि सिटीजन इज द रिस्पॉन्सिबल। जब तक हम खुद ये नहीं सोच लेते कि हमने कुछ करना है, हम कुछ अपने गांव, अपने शहर को कुछ ना कुछ बनाकर रहेंगे, तब तक हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। बिफोर 2013, मैं अपने गांव की एग्जांपल दे रहा हूँ। बिफोर 2013 आप जैसे चैंपियन ऑफ चेंज देख रहे थे यहाँ यूट्यूब पे, जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने बनाई थी। बिफोर 2013 माई विलेज, जितने भी आसपास के गांव थे उनके मुकाबले बात करें तो सबसे पछड़ा हुआ गांव था। इलेक्ट्रिसिटी तो थी, साफ पानी नहीं था, रोड्स अच्छी नहीं थी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं था, एम्प्लॉयमेंट अच्छी नहीं थी, पॉवर्टी बहुत थी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तो बात ही नहीं थी। जो जितने बर्ड हाउसेस थे, तो देयर आर सेवरल इश्यूज। लेकिन किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली सबसे पहले उसको ठीक करने की? अ सिटीजन। हम लोगों ने सोचा कि हमने अपने गांव को बदलना है। तो धीरे धीरे जब काम पे लगे, एक टीम बिल्ड होती गई। टीम के बाद जब लोगों को लगने लगा कि हमें गवर्नमेंट सपोर्ट की जरूरत है, तो उन्हें लगा कि सरपंच बना दो भी। जब सरपंच बने, विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, विद द सपोर्ट ऑफ नेटिव्स, विद द सपोर्ट ऑफ NRI, विद द सपोर्ट ऑफ डोनेशंस, हम अपने विलेज को एक डेवलपिंग विलेज की ओर लेकर जाने लगे। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई डेवलपमेंट की? सिटीजन से। तो ये सबसे, जब तक हम माइंड में ये नहीं निकाल देते हैं कि मोदी जी करेंगे, भगवंत मान जी करेंगे, लेकिन हम खुद करेंगे विद द सपोर्ट ऑफ अदर गवर्नमेंट्स। बिकॉज म्यूनिसिपल जो हमारे नगर निगम हैं, नगर परिषद हैं, वो एक सरकार है, जो सबसे नीचे की सरकार होती है। हम उन्हें सिर्फ ये नहीं लेंगे कि वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो जो 74th अमेंडमेंट के बाद जो 3 टाइप्स ऑफ लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज आए थे, जिसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसे हम नगर निगम बोलते हैं, महानगर निगम भी आप बोल सकते हैं, कई जगह
महानगर बोलते हैं हम, हमारे पंजाब में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और नगर निगम बोलते हैं। उसके बाद आती है नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटी, और उसके बाद आती है नगर पंचायत। जो बहुत बड़े गांव होते हैं, तो जैसे ग्राम पंचायत है, जो बड़े गांव होते हैं जहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा होती है, तो वहां पे नगर पंचायत बोलते हैं। सो दीज आर द 3 लोकल गवर्नमेंट्स जो एक स्मार्ट सिटी की और काम करेंगी और आगे जाकर अपने सिटी को एक स्मार्ट सिटी बना सकती हैं। जैसे मैं सिटीजन के रोल की बात कर रहा था, तो रोल ऑफ सिटीजन इन डेवलपिंग स्मार्ट सिटीज, विदाउट सपोर्ट ऑफ सिटीजन्स हम कोई भी टारगेट अचीव नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले अपने गांव की एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ पिपलांतरी की, जो राजस्थान का गांव है, अपने वो लोगों ने सुना होगा। वहां के एक सरपंच थे श्याम सुंदर जी। तो वहां पर जो वाटर लेवल था वो बहुत नीचे चला गया था। लोग एग्रीकल्चर के लिए उसे पानी को निकालना बहुत एक टफ काम हो गया था। इन्वायरमेंट चेंजेस बहुत थे। तो एक वही सिटीजन था जिसने ये बीड़ा उठाया था कि मैं अपने गांव का जो वाटर लेवल है उसको ऊपर लेकर आऊंगा और लोगों को एक बेटर एनवायरनमेंट दूंगा। तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई जब वो सरपंच थे कि जब भी कोई हमारे गांव में बच्चा पैदा होगा तो हम 50 पौधे लगाएंगे, जब भी कोई किसी की मृत्यु होगी तो 50 पौधे लगाएंगे। आज की डेट में हमारे पंजाब का जो वाटर लेवल है वो पिपलांतरी राजस्थान के उस गांव का वाटर लेवल है। तो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, सभी सिटीजन्स ने उसका साथ दिया, और आज की डेट में पिपलांतरी एक रोल मॉडल बन चुका है पूरी इंडिया के लिए। जहाँ वो एक, जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक डेजर्ट आ जाता है, वहाँ रेत बहुत है। हमारे माइंड में डेजर्ट सफारी की बात आ जाएगी, वहाँ पानी कम है, लोगों की खेती के लिए नहीं है। लेकिन पिपलांतरी एक ऐसा गांव बना जहाँ वाटर लेवल जो है 25 फीट के पानी आ जाता है। ऐसे अगर एक हम बात करें हिवड़ा बाजार की, तो वहां उन्होंने तालाब खोदने शुरू किए, बारिश के पानी को इकट्ठा करना शुरू किया, पौधे लगाने शुरू किए, और आज की डेट में वो एक अच्छा साफ पानी पीने के लिए जमीन से वो पानी निकाल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हम सिटीजन्स की। जब तक हम अपना रोल प्ले नहीं कर पाएंगे तब तक हम एक डेवलपिंग स्मार्ट सिटी को नहीं, उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं समझता हूँ 5 तरीके हैं जो सिटीजन एंगेजमेंट हम उनकी कर सकते हैं अपने अलग अलग कार्य में। ऐसे इनिशिएटिव्स हम ले सकते हैं। प्रोवाइड एन इजी टू यूज प्लेटफॉर्म फॉर इनोवेशन एंड एंगेजमेंट। सेकेंड इज एम्पावर सिटीजन। जब तक हम लोग सिटीजन्स को एम्पावर नहीं करेंगे, उनको उनका रोल नहीं समझाएंगे कि हम तुमने क्या करना है एक हमारी डेवलपमेंट के लिए, हमारे सिटी के लिए, तब तक वो अवेयर नहीं हो पाएगा। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जब तक हम उन्हें अवेयर नहीं कर रहे हैं, उनको एम्पावर नहीं कर रहे हैं, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी हमें डेवलप करने की जरूरत है। इंसेंटिव्स हम उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं अगर हमारे पास हैं, और प्रोवाइड सफिशिएंट स्टाफिंग रिसोर्सेज एंड सक्सेस मैट्रिक्स टू सिटीजन्स ऑफ द स्मार्ट सिटी। तो विद द सपोर्ट ऑफ, बार बार मैं इसी चीज के ऊपर आ रहा हूँ कि जब तक सिटीजन सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी डेवलप नहीं कर सकते हैं। अगर हम क्लीनिनेस की बात करें तो हम सोचते हैं कि मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया था। उन्होंने खुद झाड़ू उठाया, और झाड़ू उठाने के बाद वो देश को साफ करने के लिए निकले। तो उनके झाड़ू उठाने का मतलब था कि देश का हर नागरिक झाड़ू उठाए और झाड़ू उठाकर वो देश को स्वच्छ बनाने की बात करे। तो सिर्फ झाड़ू से देश स्वच्छ नहीं होगा, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट सीवेज सिस्टम। वो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा सिटीज में, विलेजेस में। जब तक सीवेज सिस्टम नहीं आ जाता है पूरे हमारे, जहाँ पे भी हमारे रेजिडेंशियल एरियाज हैं, जहाँ पे भी हमारी जो सिटीज हैं, विलेजेस हैं, तब तक हम एक स्वच्छ भारत की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमें अपनी नदियां तो साफ रखनी है, साथ में हमें अपने लेवल पे सीवेज सिस्टम को भी प्रमोट करना है और उसे भी हमने क्रिएट करना है। और झाड़ू उठाने का मतलब है हम कार से जा रहे हैं, हमने ड्राइव थ्रू बर्गर किंग गए, मैकडोनल्ड्स के, वहां से बर्गर खाया, गाड़ी को साफ रखा और सारा कुछ बाहर फेंक दिया। जी हम बहुत से लोग करते हैं, अप्रॉक्स 99% लोगों की यही एक उनका रुझान बन चुका है, और वो लगता है कि हमने बाहर फेंक दिया, हमारी गाड़ी साफ हो गई। मैं एक बात बताता हूँ, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा सफाई पसंद लोग रहते हैं तो वो कहाँ रहते हैं? आप में से कोई बता सकता है? मैं मानता हूं कि इंडिया में सबसे सफाई पसंद लोग रहते हैं, जो सबसे ज्यादा सफाई पसंद करते हैं, और उनके जैसा स्वच्छता कहीं पे भी नहीं मिलती है, लेकिन वो उनके घरों तक लिमिटेड है। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, सनातन धर्म की बात करें, तो वो जब खाना बनाते हैं तो सबसे पहले वो गोबर का पोछा लगाते थे, अपने जूते बाहर उतारते थे, घर में जूते नहीं आते थे, किचन में जूते नहीं जाते थे, और पूरी सफाई के साथ उनका घर रहता है।
आज की डेट में भी है, कई घरों में होता है कि जब पोछा लगा होता है तो किसी की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती है कि वो अपने जूतों को उसके ऊपर ले जा सके, राइट। हमारी तो काम वाली भी खुद डांट देती है, भाई जी वो जूते बाहर निकालो नहीं तो मैं काम छोड़ दूंगी, होता है ना ऐसा। तो सबसे सफाई पसंद तो हम लोग हैं, हमारे देश में है, लेकिन वो हमारे घरों तक है, क्योंकि हमने घर का सारा कूड़ा उठाया, साफ किया और दूसरे के घर वाले के पास में झाड़ू के साथ उसकी दीवार के साथ लगा दिया, हमारा घर साफ हो गया, बाहर की बात बाहर में देखेंगे। तो जब हम यही एक अपने में जो एक हम बिल्ड कर लेंगे ऐसे एक कि हमने जैसे घर को साफ रखा है वैसे हमने अपने एरिया को साफ रखना है, अपनी पंचायत को साफ रखना है, अपने शहर को साफ रखना है, तो डेफिनेटली आप पूरे देश को साफ। एक बार ना चैंपियन ऑफ चेंज देखी थी, एक वैशाली नाम की लड़की है, वो बीए फर्स्ट ईयर गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में, उसे लगा कि हाँ कुछ हम कर सकते हैं, तो वो इतनी इनकरेज हुई। एक भक्ति शर्मा है मध्य प्रदेश की सरपंच, उसकी उसने बायोग्राफी पढ़ी और इतनी इंप्रेस हुई कि वो अपने कानूवान कस्बे में मेरे गांव से ज्यादा साफ सुथरा उसने अपने कानूवान के अपने एरिया को कर लिया, क्योंकि उसने खुद झाड़ू उठाया, अब पहले अपनी फैमिली को लिया, उसके बाद वो धीरे धीरे जब निकल पड़ी तो कारवां बनता गया और आज की डेट में उसका जो एरिया वो सबसे साफ सुथरा एरिया। वो एक इनिशिएटिव, ना तो वो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव है पंचायत की, ना वो किसी सरकार में आती है, वो एक जस्ट स्टूडेंट है बीए फर्स्ट ईयर की, और पूरे का पूरा अपना एरिया, और उसने एक टारगेट बना लिया कि संडे के संडे मैंने झाड़ू लगाना है, पूरे कूड़े को साफ करना है, जो भी कूड़े की सेपरेशन करनी है, वेट वेस्ट है जो ड्राई वेस्ट है उसको अलग अलग करके उसने अपने पूरे एरिया की सफाई कर ली, और धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि एक लड़की कर सकती है तो डेफिनेटली हम भी कर सकते हैं, तो वो एक कारवां बनता गया और वो गांव अभी सफाई की ओर बढ़ रहा है। तो स्मार्ट सिटी की जैसे मैंने बात की और मैंने इसी पे फोकस किया कि सिटीजन इज द रिस्पॉन्सिबल टू डेवलप अ स्मार्ट सिटी। बात करते हैं प्रोग्रेसिव विलेज की। प्रोग्रेसिव विलेज मेकिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स बेटर कंडीशंस, employing or advocating more enlightened or liberal ideas, new or experimental methods, a progressive community or village. As compared to develop a smart city, अगर हमने विलेज को स्मार्ट विलेज बनाना तो ज्यादा इजी है, ड्यू टू इट्स जियोग्राफिकल एरिया, लो पॉपुलेशन, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा वो भी उतना नहीं करना पड़ेगा। तो स्मार्ट विलेजेस एज कम्पेयर टू स्मार्ट सिटी हम बहुत जल्द इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो गवर्नमेंट सपोर्ट से, वो हम अपनी खुद की सपोर्ट के साथ भी कर सकते हैं। गांधी जी क्या कहते हैं, भारत गांव में बसता है, और देश में कितने गांव हैं, 2,52,000, और हमारी पॉपुलेशन कितनी है, आपको नहीं लगता है कि हिवड़ा बाजार को हमारे जो सरपंच थे रविंद्रनाथ बेड़ा, उन्होंने पूरे गांव को बदल दिया, और वो 5वीं पास हैं। पिपलांतरी के सरपंच थे श्याम सुंदर, उन्होंने पूरे गांव को बदल दिया, वो टोटली अनपढ़ है। बरखेड़ी अब्दुल्ला की सरपंच है भक्ति शर्मा, वो अमेरिका से पढ़कर आई है, उसने पूरे गांव को बदल दिया इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम 7 years। और शीना गांव, मैंने कोशिश की इसको बदलने की, मैं भी मास्टर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स हूँ, हमने भी कोशिश की और हमने बदल दिया। तो क्या इतनी बड़ी पॉपुलेशन में हम 2,52,000 ऐसे नौजवान, और ऐसे नौजवान नहीं, ऐसे डेडिकेटेड लोग अगर आ जाएं कि हमने अपने गांव को बदलना है, तो पूरा देश बदल जाएगा, और गांधी जी का सपना भी पूरा होगा कि भारत गांव में बसता है। जब गांव सही हो जाएंगे पूरे का पूरा देश सही हो जाएगा। तो सिर्फ इतनी पॉपुलेशन में हमें सिर्फ इतने एक डेडिकेटेड और ऑनेस्ट, क्योंकि दो चीजें हैं, जब तक आप डेडिकेटेड नहीं है, जब तक आप ऑनेस्ट नहीं है, तो आप उतने अच्छे से कार्य नहीं कर सकते हैं। और अगर आप में ये दोनों क्वालिटीज हैं और आप जो बीड़ा उठाते हैं कि मैंने अपने गांव को बदलना है, तो हम पूरे देश को बदल रहे हैं। सिमिलरली हम बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में 12,000 के करीब विलेजेस हैं और 13,000 के करीब ग्राम पंचायतें हैं, और 3 करोड़ की आबादी में हमें सिर्फ 13,000 लोग चाहिए, और बड़े अच्छे से हम बदल सकते हैं। शीना गांव जहां से मैं आया हूं, विदाउट द सपोर्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, हमारी पिछली गवर्नमेंट निकली कांग्रेस गवर्नमेंट, उसके पहले थी अकाली गवर्नमेंट, उन्होंने हमें एक सिंगल पेनी नहीं दी। रीजन, बिकॉज आई एम नॉट बिलोंगिंग टू एनी पोलिटिकल पार्टी। अगर आपने फंड्स लेने हैं तो आपको पार्टी का झंडा उठाना पड़ेगा। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। उसके पहले थे अकाली दल का झंडा उठाओ और उसके बाद थे कांग्रेस का झंडा उठाओ।
तो मैंने किसी का झंडा नहीं उठाया, हम स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, हम अपनी चाल चलते गए, क्योंकि कुछ ऐसी फिक्स्ड ग्रांट्स होती हैं जो पॉपुलेशन बेस्ड ग्रांट्स होती हैं, लाइक फाइनेंस कमीशन, जैसे पहले 14th फाइनेंस कमीशन था, अभी 15th फाइनेंस कमीशन शुरू हो गया, तो उसके भी ऊपर हम डिपेंड थे, साथ में लोगों की सपोर्ट के ऊपर डिपेंड थे, लोग अवेयर थे, तो हम धीरे धीरे चलते गए और आज की डेट में हमारा विलेज आप लोगों के सामने है। जैसे हमने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात की, उसका स्ट्रक्चर क्या गवर्नेंस का, सेम पंचायती राज का 3 टायर पंचायती राज सिस्टम हम उसको बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू पंजाब पंचायती राज एक्ट 1994 हमारा जो स्ट्रक्चर है वो 3 टाइप का आता है। सबसे ग्राउंड लेवल पे आता है ग्राम पंचायत, जहां से मैं आया हूं, दिस इज अ लोकल गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट। उसके बाद आता है ब्लॉक लेवल पे, जिसको पंजाब में हम पंचायत समिति बोलते हैं, कई जगह जनपद पंचायत बोलते हैं, वैसे उसको हम इंटरमीडिएट पंचायत बोलते हैं। तो एक पूरे ब्लॉक की पंचायत होती है जिसके अंदर पूरे के पूरे ब्लॉक के विलेजेस और बीडीपी ऑफिस, वो सारा कुछ उसके अंदर आता है, और वो जितनी भी डेवलपमेंट होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें 2 साइड्स होती हैं, वन इज गवर्नमेंट साइड एंड अनदर वन इज पंचायत समिति साइड। इसके बाद आती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत, पंजाब में उसे जिला परिषद बोलते हैं, कई जगह जिला पंचायत बोलते हैं। तो जो दिस इज द 3 टायर ऑफ पंचायती राज सिस्टम, जो पूरे इंडिया में ऐसे ही पूरा सिस्टम चलता है। केरला स्टेट इज द बेस्ट एग्जांपल, जहां पे पंचायतें सबसे ज्यादा एम्पावर हैं। वहां एक पंचायत कम से कम 20,000 की पॉपुलेशन के पीछे है, ज्योग्राफिकल एरिया उनका बहुत है, ऑन सोर्स ऑफ रेवेन्यूज उनके बहुत हैं, जिसके बिहाफ पे वो एक अच्छी खासी डेवलपमेंट कर सकते हैं विदाउट द सपोर्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे मैं केरला में एक दिन, मुझे वहां पे बुलाया गया था और मैंने विजिट किया, वहां का जो पंचायत ऑफिस था वो इट्स अ ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग, जहाँ पे 14 उनके एम्प्लॉयज नीचे काम करते थे। बर्थ सर्टिफिकेट बनाना हो, मैरिज सर्टिफिकेट आपने बनवाना हो, डेथ सर्टिफिकेट, कुछ भी जितनी भी रजिस्ट्रेशन हैं, और 29 जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं शेड्यूल 11 के, उसके बिहाफ से वो सारा कुछ पंचायत के अंडर आता है और पंचायत उसको वेल मेंटेन कर रही है। एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पंचायत इन इंडिया। तो हमें जरूरत है वो अडॉप्ट करने की। लाइक हम पंजाब चंडीगढ़ में बैठे हैं, जो पंजाब की यूनियन टेरिटरी है, हरियाणा की भी है। तो अगर हम हरियाणा एंड पंजाब की बात करते हैं, तो जहाँ पे बहुत छोटी पंचायतें हैं और इतनी ज्यादा पंचायतें होने की वजह से, क्योंकि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपने बेनिफिट के लिए क्या करते हैं, जैसे हम कलानौर की बात करते हैं, जो हमारी कलानौर पंचायत है गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में, उसका ऑन सोर्स ऑफ रेवेन्यू और इकोनॉमिकल व्यू से देखें तो सबसे अमीर पंचायत हमारी कलानौर की पंचायत है पूरे एशिया में, नॉट इन इंडिया। उसकी 2200 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड है, जो वो जिसको वो रेंट पे देते हैं, और जो कल्टीवेशन के लिए जो लोग उसे ठेके पे लेते हैं, और उसके बाद उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने क्या किया, इतनी बड़ी पंचायत को जो एक रोल मॉडल पंचायत बन सकती थी, अपने बेनिफिट के लिए उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया। और जब 3 पंचायतें बन गई तो जो डेवलपमेंट है वो भी कम होगी, जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा वो भी कम होगा, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी उनको एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देने की। तो वो उतना नहीं हम दे पाएंगे अगर हम बड़ी पंचायत, जैसे हमने 5-10 विलेजेस को एक जगह पे कलेक्ट किया, वहां पे हमने एक पूरा पंचायत एम्पावरमेंट का प्लान बनाया और उसके थ्रू चलेंगे, तो वो हमारे रिसोर्सेज हैं वो कम लगेंगे और हमारी जो इनकम है वो ज्यादा आएगी। अगर प्रोग्रेसिव विलेज की बात करते हैं, स्मार्ट विलेज की बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी, for a holistic development we have to follow these 8 factors. Number 1 is personal development, then human development, social development, economic development, environmental development, basic amenities and services, social securities and good governance. जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो इन 8 फैक्टर्स के ऊपर घूमती है, और जब हमने इनको फॉलो करना शुरू कर दिया, देन डेफिनेटली हम एक डेवलप्ड विलेज की कल्पना कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि वो बनेगा। एक स्मार्ट विलेज की हम बात करें तो वो भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं जो हमारे डेवलप्ड विलेजेस हैं, जहाँ प्रोग्रेसिव विलेजेस हैं, जो टॉप 10 विलेजेस हैं हमारे इंडिया के, जिसमें दरनई बिहार के एक सरपंच हैं अजय यादव मुखिया। वो ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है और एक ऐसे एरिया में आते हैं, और उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स दिए बनाने के लिए। 3 बार वो सरपंच रहे और 3 बार इतने अच्छे से काम करने के बाद अब जब चौथी बार इलेक्शन हुई थी तो वो हार गए वहां से।
क्यों? जरूरी नहीं कि जो उनकी सोच है वो लोग उनके साथ ही चलें। लोगों ने 15 साल देखा, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, अब उनको लगा कि कोई और बंदा है जो उनसे भी एनर्जेटिक है, कि पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी ना, तो वो उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया और आज भी वो काम। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में भी वो एक सलाहकार हैं। हम पाई बिहार की बात करते हैं, महाराष्ट्र की हिवड़ा बाजार एक ऐसा गांव है, एक ऐसा डेवलप्ड विलेज है जहां पानी की 4 पाइपलाइन आती हैं, हमारे यहाँ शहरों में भी नहीं आती हैं। हम सोच सकते हैं कौन कौन सी होंगी। एक पानी की पाइप तो सभी के घरों में आती है, जो हमारा वाटर टैंक होता है। इसके अलावा क्या हो सकती है? और या गर्म पानी की और आरओ वाटर की। तो जो 3 पाइपलाइन उनकी आ रही हैं पानी को लेकर हिवड़ा बाजार में, और चौथी उनकी आ रही है गैस पाइपलाइन। तो वो पूरी जो फैसिलिटीज हैं वो अपनी पंचायत को दे रहे हैं हिवड़ा बाजार में, और वो 5 सरपंच हैं, और दोनों मियाँ बीवी लगे हुए हैं। इस बार वो उप सरपंच हैं, वाइस सरपंच हैं, सरपंच कोई और है, लेकिन वो काम बहुत बढ़िया से कर रहे हैं। कैसे किया? विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की तो है 1 करोड़ 39 लाख उनको अवार्ड मनी मिल चुकी है अभी तक। और ऑन सोर्स ऑफ रेवेन्यू कैसे जनरेट किए उन्होंने? विद द सपोर्ट ऑफ टैक्सेस। शहरों में क्या होता है, कूड़ा उठाने के लिए आई थिंक 40 रुपीज पर व्यक्ति को लेते हैं, 100 रुपीज। ओके, अकॉर्डिंग टू एक्ट, जब मैं कल रीड कर रहा था 40 रुपीज पर पर्सन होता है, 100 रुपीज पर हाउस होगा। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टैक्स लगाए हैं। जैसे मैं ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ, आई एम करंट सरपंच, तो हमारे पास पावर है कि हम टैक्सेस लगा सकते हैं। हम कोई भी नया लॉ बना सकते हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, हम भी कोई ना कोई लॉ बना सकते हैं जो हमारे लोक हित में हो। जैसे पूरे पंजाब में देखें तो कोई भी ग्राम पंचायत टैक्स जो है वो नहीं कलेक्ट कर रही है, जबकि हमारे पास अथॉरिटी है। तो पंजाब में हम लोग टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। हमने बेशक थोड़ा लगाया, 35 रुपीज पर हाउस लगाया, वो धीरे धीरे बढ़ेगा भी, लेकिन लोग आसानी से दे रहे हैं, और उससे हमारे ऑन सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट हो रही है, हमारे विलेज की पूरी डेवलपमेंट हो रही है। तो हिवड़ा बाजार ने जो टैक्सेस हमारी प्रणाली है उसको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इफेक्टिवली अपने गांव में लाया, और उसके थ्रू उनकी बहुत अच्छी डेवलपमेंट भी हो रही है। ऐसे तमिलनाडु, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, नागालैंड, पिपलांतरी की मैं बात कर रहा था, और पंजाब की, जो हमारे 10 प्रोग्रेसिव विलेजेस हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की आपको साइट पे भी मिल जाएंगे। तो ईच विलेज वी विल हैव इट्स ऑन इंडिविजुअल टॉपिकल सॉल्यूशन। तो हर एरिया की अलग अलग दिक्कतें हो सकती हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनके अलग अलग उनके ज्योग्राफिकल एरिया और वहाँ के लोगों के बिहाफ पे उनके सॉल्यूशंस भी अलग होंगे। भारत बहुत बड़ी संस्कृति का देश है, जहाँ इतनी भाषाएं हैं, इतने प्रदेश हैं, इतने प्रकार के वहाँ पे लोग रहते हैं, तो उनके बिहाफ से वहाँ की जो ग्राम पंचायतें हैं, तो हर जो हमारी स्टेट है उसका पंचायती राज एक्ट वो कुछ अलग हो सकता है। बेसिकली ये 3rd टायर पंचायती राज सिस्टम ही पूरे देश में लागू है, लेकिन वो स्टेट के बिहाफ से, वहाँ के ज्योग्राफिकल एरिया, वहाँ के लोगों के बिहाफ से उसमें अमेंडमेंट है वो हुई हैं, और वहाँ पे अलग अलग, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में जब 370 था तो वहाँ पे 3 टायर पंचायती राज सिस्टम लागू नहीं था, लेकिन जब 370 हट गया तो वहां पे अभी 3 टायर पंचायती राज सिस्टम है वो भी इंप्लीमेंट हो चुका है। तो अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की देंगे। मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली है आपके सामने आने की, तो डेफिनेटली मैं अपने विलेज के और खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। आप भी अच्छे से समझ पाएंगे कि प्रोग्रेसिव विलेज को हम कैसे उसका टैग अचीव कर सकते हैं, एक डेवलप्ड विलेज का, मॉडल विलेज का। तो जब भी डेवलपमेंट की बात आती है तो हम लोग सोचते हैं कि डेवलपमेंट कैसे होगी, तो जो हमारे माइंड में पहली बात आती है वो आता है पैसा, राइट। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग और मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, मनी अलोन डजंट मेक अ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द विलेज। पैसा सब कुछ नहीं होता है, सारी डेवलपमेंट पैसे के साथ नहीं हो सकती है। अगर आपके पास रिसोर्सेज कम है, आपके पास पैसे कम हैं, तो आप उन्हीं के बिहाफ से एक अलग प्लान बना सकते हैं। जैसे सरकार ने अपना बजट पेश करना होता है, अपना प्लान बनाना होता है, ऐसे ही हमारी ग्राम पंचायतें ने भी अपना जीपीडीपी बनानी होती है। जीपीडीपी मीन्स ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। तो वो हम, जैसे हमने अभी 22 और 23 का बनाया, तो वो हम एडवांस में बनाते हैं, तो उसमें आप इन सभी चीजों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिसके साथ आप कैशलेस डेवलपमेंट की ओर बढ़ सकते हैं। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट्स की कुछ एक्टिविटीज हैं, जैसे हम बात करते हैं हेल्थ की। दिल्ली गवर्नमेंट बात करती है, सबसे ऊपर वो प्रायोरिटी पे रखते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन। और मुझे भी लगता है पर्सनली कि जब हम 2 चीजें हमारे देश में ठीक कर देंगे तो बाकी की ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाएंगी। आप भी शायद यही मानते होंगे।
डेवलप्ड नेशंस की बात करें, हेल्थ एंड एजुकेशन को लेकर लोग वहां पे इतने टेंस नहीं रहते हैं जितने हमारे में रहते हैं। बच्चा पैदा होता है, सरकारी स्कूल में हम भर्ती नहीं कराते हैं। जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग रहते हैं उनका टारगेट होता है तो प्राइमरी स्कूल में डाल दो, सरकारी स्कूल में। एजुकेशन सिस्टम वहां पे अच्छा नहीं है। हमारे में क्या होता है, जब बच्चा पैदा हुआ तो सोचने लगे कि इसको स्कूल में डालना है, उसका फीस स्ट्रक्चर, पैसे चाहिए, तो वो दिमाग में टेंशन हमेशा बरकरार रहती है। उसके बाद शादी की और उसके बाद जब उसने कॉलेज आना है, सॉरी कॉलेज आने में इतनी हैवी फीसिस, इतने जो एक्सपेंसेस हैं उसको लेकर हम प्लानिंग बनाते रहते हैं। तो अगर ये दो चीजें, एजुकेशन हो गया और सेकेंडली है हेल्थ। पैसा हम किस लिए जोड़ते हैं, कल को कोई दिक्कत हो गई तो हॉस्पिटल में खर्चा, मेडिकल को लेकर इतना। अगर ये दो चीजें हमारे ऊपर ना हो तो आपको लगता है कि हमारा जो हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा नाम है वो ऊपर आ सकता है? लोग खुश रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे, और उनके ऊपर वो सारी जो बर्डन रहता है वो नहीं रहेगा कि अगर बीमार हो गए तो क्या करेंगे, बच्चे हो गए हैं तो उनको पढ़ाने की जिम्मेवारी। तो डेवलप्ड नेशंस में एजुकेशन एंड हेल्थ को लेकर लोग काम करते हैं, वहाँ की सरकारें काम करते हैं, और वहाँ का हैप्पीनेस इंडेक्स भी अच्छा रहता है, और लोग वहाँ पे टेंशन फ्री रह रहे हैं। आप भी ये बात मानते हैं? इसी को जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर काम कर रही है, बहुत बढ़िया बात है। हमारे पंजाब में भी इस पे ऊपर होना शुरू हो रहा है। तो हमारी ग्राम पंचायत 2013 से लेकर टिल डेट वो प्रायोरिटी के ऊपर जो हम काम करते हैं वो हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर करते हैं। अब एजुकेशन के लिए क्या चाहिए, हमारे पंचायत में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है अप टू 5th स्टैंडर्ड। उसके बाद 1 किलोमीटर की दूरी पर मिडिल और हाई स्कूल और सेकेंडरी स्कूल है। तो हमारा प्राइमरी स्कूल है। अब एक प्राइमरी स्कूल के लिए, एक अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें पैसा चाहिए, राइट? तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए पैसा चाहिए। अगर हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए हमारे जो टीचर्स हैं उनकी पूरी निगरानी रखते हैं, उनकी अटेंडेंस अच्छी हो, मिड डे मील अच्छी हो, बच्चों का जो वो पढ़ा रही हैं क्या वो वाकई में हो रहा है। और ये करने से हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं, जो प्राइवेट स्कूल के हमारे जो बच्चे हैं, उनके साथ आप कंपटीशन कराएंगे। एंड मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि मेरे गांव के बच्चे हैं वो अव्वल आएंगे, अगर अव्वल नहीं आते हैं तो उनको बराबर मुकाबला वो दे सकते हैं। तो हमने इसके लिए कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, हमने सिर्फ अपना टाइम इन्वेस्ट किया, वहां पे टीचर्स की निगरानी रखी, बच्चों को देखा। और जब मैं पहली बार सरपंच बना था तो प्राइमरी स्कूल में 12 बच्चे थे और आज की डेट में 48 के करीब है। मेरे विलेज की पॉपुलेशन 1600 है, 303 घर हैं, और उसमें 48 के करीब बच्चे वहां पे अभी पढ़ रहे हैं। तो उसके साथ हमारी पंचायत उनको एक समर कैंप लगाती है, और एक ऐसी पंचायत है जो उनके एजुकेशनल टूर्स लेकर जाती है, फ्री ट्यूशन प्रोवाइड कर रही है, एंड ऑनर टू ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल। तो ऐसी एक्टिविटीज के साथ हम बच्चों की एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। ऐसे ही हेल्थ की बात करें तो बच्चों की प्रॉपर वैक्सीनेशन के ऊपर ध्यान रखती है हमारी पंचायत, टाइम टू टाइम मेडिकल कैंप लगाती है। और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, गवर्नमेंट का एक टारगेट होता है, हर डिपार्टमेंट का एक टारगेट होता है कि उन्होंने अवेयरनेस कैंप और मेडिकल कैंप लगाने हैं। तो इसकी अगर हम खुद अरेंज करेंगे मेडिकल कैंप, तो डॉक्टर्स को फीस पे करेंगे, मेडिसिन का खर्चा पे करेंगे, तो सारा कुछ होगा। तो हम टाई अप करते हैं अपने मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ, सिविल हॉस्पिटल के साथ, और उनको हम लेटर डालते हैं, और सीजनल मेरे यहाँ मेडिकल कैंप लगते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को मेडिसिन मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनका चेकअप होता है। तो ये इनिशिएटिव हम ले सकते हैं अपनी पंचायत के बिहाफ के ऊपर, ताकि हम लोगों को एक अच्छा ही स्वास्थ्य प्रोवाइड कर सकें। जब से सीवेज सिस्टम डला है, मलेरिया डेंगू का एक भी पेशेंट मेरे गांव में अभी तक नहीं आया। एक हेल्दी विलेज के लिए जरूरी है कि वहां पे ड्रग्स ना हो, लोग ड्रग्स का सेवन ना करते हो, एक्सेप्ट अल्कोहल। अल्कोहल को हम बैन नहीं कर सकते हैं। और ड्रग्स की अगर बात करें, बिफोर 2013 माय विलेज वाज नोटोरियस इन ड्रग वर्ल्ड। तो उस टैग को रिमूव करने के लिए हमने ग्राम सभा के थ्रू हमने एक नुक्कड़ नाटक करवाया। जैसे पंजाब में एक बहुत, इवन मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा है कि जब लड़का नशा लेना शुरू करता है और उसे घर वाले रोकते हैं तो नहीं रुकता है, तो बाद में बोलते हैं कि इसकी शादी कर दो, जब लड़की आएगी उसको सही कर देगी। ऐसा ही होता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने जो रिसर्च की है, जो मैंने विजिट किया अलग अलग पंचायत में, जितने भी ऐसे नशई लड़कों की शादी हुई है उसमें सुधरने के जो केसेस हैं वो तो 1% है, 99% केसेस लड़के की लाइफ भी खराब हो जाती है। मेरे खुद के हमारे रिलेटिव्स में लड़का बहुत नशा करता था, हमने बोला भी इसकी शादी मत करो, उन्होंने शादी कर दी। 2 साल बाद वो एक्सपायर हो गया। वो जो इसके साथ ब्याया हुआ था, एक बच्चा भी था उसके साथ, वो लड़की की लाइफ टोटली स्पॉइल हो गई। तो ऐसे बहुत से केसेस हैं, लेकिन हम नहीं समझते हैं। तो इसी थीम पे हम नुक्कड़ नाटक करवाया। जब मेरा गांव बहुत मशहूर था ड्रग वार्ड में, कोई भी नशा नहीं मिलता है, शीना पंचायत से ले लो, शीना गांव में मिल जाएगा।
तो हमने ऐसी थीम पे जब करवाया तो स्पेशली मेरी कोशिश थी कि हम ज्यादा से ज्यादा लेडीज को उसमें इन्वॉल्व करें। तो इतना जलंधर से हमने टीम मंगवाई, तो इतना इमोशनली उन्होंने वो प्रेजेंट किया और लेडीज उठकर मेरे पास आने लगी कि बेटा मेरे बच्चे को बचा लो, वो बहुत करता है और मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ कि कल को उसकी शादी करनी है और हमारा जो सोशल स्टेटस है वो खराब होगा। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को हम उनका हमने ट्रीटमेंट करवाया। और साथ में हमने कुछ लोग होते हैं जो लालच के लिए भी करते हैं कि हमें पैसा चाहिए, तो हमने जो पैम्फलेट रिलीज किए थे कि जो भी हमें इन्फॉर्मेशन देगा कि कौन बंदा नशा बेच रहा है तो हम उसे 5100 अवार्ड मनी देंगे। तो इन दो हमने एक्टिविटीज के साथ अपने गांव को 2013 में ही ड्रग फ्री विलेज कर दिया था। थोड़ी धमकी भी मेरी, बहुत कुछ हुआ, लेकिन जब हम लोगों को साथ लेकर चलते हैं तो आप कोई भी टारगेट अचीव कर सकते हैं। जैसे एजुकेशन की मैं बात कर रहा था, जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं, ये हमारा एक एजुकेशनल टूर गया था, जो वहाँ की एक पिक्चर है। स्कूल एनरोलमेंट, हर मेरे घर में कोई भी ड्रॉप आउट रेशो नहीं है। मेरे पूरी पंचायत में सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, सभी कॉलेज भी जाते हैं। जो नहीं अफोर्ड करते हैं तो हमने एक एनजीओ बनाई है, खालसा हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन, उसके थ्रू हम बच्चों को उनकी स्टडी में सपोर्ट करते हैं। अभी एक रिसेंट एग्जांपल है, हमारे गांव में एक बंदा सब्जी बेचता था रेडी के ऊपर, और वो थोड़ा मेंटली अपसेट था, लेकिन वो किरत करने, गुरु नानक देव जी का फलसफा है किरत करो, नाम जपो वंड छको, तो वो ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧਰਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲਵਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ प्लानिंग्स नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ, तो उदा ਦਾ ਸੀ। तो 3 बच्चे थे उसके, लड़की बहुत होशियार थी 95%, तो आगे पढ़ना चाहती थी। घर वाले बोल रहे थे शादी कर देंगे, लड़की कहती थी कि मैंने आगे पढ़ना है। तो उसको हमने सपोर्ट किया, उसको हमने जीएनएम करवाई, जनरल नर्सिंग। और आज की डेट में वो अपने पापा, अपने भाई बहन और अपनी माता को एक अच्छी जॉब करके उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है, और ट्रेनिंग के साथ साथ ही उसको जॉब लग गई। और आगे हमने सिर्फ उसको ये बोला कि आपने जैसे स्टडी किया, अब आपका एक एम होगा कि आपने अपनी लाइफ में कम से कम 2 बच्चों को अडॉप्ट करना है और अपनी इनकम से उनकी पढ़ाई पूरी करनी है। तो ऐसे बनती जाएगी तो लोग एजुकेटेड होते जाएंगे, जब तक हमारी गवर्नमेंट्स ऐसे नीडी स्टूडेंट्स के लिए पूरी तरह फ्री एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पाती है। अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट की एग्जांपल देखना चाहें और जेंडर इक्वालिटी की देखना चाहें तो आप मेरे गांव ग्राम पंचायत शीना में जरूर आइएगा, जहां लेडीज को एम्पावर करने के लिए हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए थे। हम बात करेंगे सबसे पहले एक स्टार्टिंग की। हर गांव और शहर में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो चाहे ग्राम पंचायत हो, वहां अगर सरपंच लेडी है, काम कौन देखता है? उसका हस्बैंड या उसका भाई, उसका बेटा, उसका ससुर, यही 4 लोग होते हैं। अगर कोई पंच है, फॉर एग्जांपल मेंबर है, तो सेम वही स्ट्रक्चर होता है। मेरे पंचायत में भी ऐसा था। तो हमने जब मीटिंग बुलाई और मीटिंग में किसी का आ गया बेटा आ गया और किसी का हस्बैंड आ गया, एक का ससुर आ गया, तो उनको हमने बिठाकर हमने बोला कि आप हमारी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है आंटी को जाकर लेकर, क्योंकि मैं सबसे छोटा था और मैंने बोला आंटी को लेकर आइए। वो बोला बेटा कोई बात नहीं, लाओ, जहाँ साइन करने हम कर देते हैं, इसमें कौन सी दिक्कत है। मैंने कहा आप आइए, चाय पीजिए, बैठिए, लेकिन उनको लेकर आइए। बोला ये क्या बात हुई, तू तो ऐसे ही कर रहा है। तो मैंने कहा बैठो चाय पियो, और मैं अपनी बाइक पे गया और उनको तीनों को बैठाकर ले आया। तो वो थोड़ा हिचकिचाई कि नहीं हम कैसे बैठ सकते हैं, जब मर्दों का काम होता है। मैं कहा बैठो तो सही, देखेंगे ना जे कौन सा हम वो घूंघट वाले एरिया में रहते हैं कि आप बैठ नहीं सकती हैं, अगर आपको लग रहा है तो आप साइड में बैठो, बात तो सुनो। तो जब उनको हमने एंगेज किया पंचायत मीटिंग्स में, तो जो धीरे धीरे जो उनके आइडियाज निकल कर आए, तो मैं आपको पूरी 100% श्योरिटी के साथ बता सकता हूं कि जो आइडियाज उनके थ्रू निकले वो किसी भी हमारे मर्द मेंबर में से नहीं निकले। उनको मौका जब मिलेगा वो बहुत बढ़िया काम कर सकती हैं। और वुमेन एम्पावरमेंट की एग्जांपल है हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, आप भी मानते हैं। तो उसको जब हम उनको एंगेज किया, ग्राम सभा में उनको एंगेज किया, तो ग्राम सभा जो हम कंसेप्ट है वो बहुत सारी पंचायतों में इम्प्लीमेंट नहीं होता है। वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में होता है कि वहां पे वो ग्राम सभा रेजोल्यूशन डालते हैं और लोगों के फेक सिग्नेचर करके उसको कवर करते हैं। लेकिन हमारी पंचायत में ग्राम सभा एक्चुअल में होती है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें ग्राम सभा के लिए एक नेशनल अवार्ड भी दिया विद द अवार्ड मनी ऑफ 10 लाख रुपीज। तो इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेशन की जो पार्टिसिपेशन है वो मैंडेटरी है। इसके साथ हम गर्ल चाइल्ड को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि मेरा सपना है कि आने वाले कुछ सालों में मेरे गांव में जो लड़के और लड़कियों की रेशो है वो बराबर हो, और पंजाब का एक पहला ऐसा गांव बन सके जहां लड़के लड़कियों की रेशो बराबर है। तो उसको अचीव करने के लिए हमने छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लिए हैं। जैसे जिसकी भी एक बच्ची है
और उनका आगे बच्चा नहीं है, तो हम उस बेटी को और उसके पेरेंट्स को ऑनर करते हैं और उसकी स्कॉलरशिप स्कीम लगाते हैं। इसके साथ जिसकी 2 बच्चियां हैं और आगे फर्दर बेटा नहीं है, तो उसको भी हम ऑनर करते हैं और उनको स्कॉलरशिप स्कीम देते हैं अगर उनको जरूरत है उनकी एजुकेशन के लिए। मैरिज के लिए उनके लिए भी हमने एक अलग फंड डिपॉजिट करवा रखा है कि जब इनकी मैरिज होगी तब भी हम इनको सपोर्ट करेंगे, एजुकेशन के लिए भी और मैरिज के लिए भी। तो ये 2 चीजों के बिहाफ से लोगों को थोड़ी जागृति आई, वो अवेयर हुए कि लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। तो उसकी एग्जांपल मैंने अपने घर से ली। जैसे मेरी सिस्टर है, वो पूरी पंचायत एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती है एज अ सिटीजन, और हम ऐसा मैंने कभी भी इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं किया कि लड़कियों को आगे नहीं आना। मेरी मदर, मेरी सिस्टर्स, वो सभी आगे हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती हैं। इसके साथ मनरेगा के थ्रू हमने जो लेडीज हैं उनको एम्प्लॉयमेंट उनकी जनरेट की, क्योंकि मनरेगा जो एक्ट है वो अगर हम अलग बाकी स्टेट्स की बात करें तो कहीं कहीं कामयाब है, लेकिन पंजाब में वो उतनी इफेक्टिवली हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उसका जो डेली वेजेस है वो 282 रुपीज है। लेकिन पंजाब में जो लेबर पर डे वेज लेता है वो दैट इज 350 to 400 मिनिमम। तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा कि कोई 350 का काम छोड़कर 282 रुपए में काम क्यों करेगा। तो उस गैप को कवर करने के लिए हमने लेडीज को इन्वॉल्व किया और उनको उनकी इनकम जनरेशन हुई, उनको एम्प्लॉयमेंट मिली। और जो सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारी तब थी जब मैं गली से निकल रहा था और एक औरत ने मुझे बुलाया और बोलने लगी, इधर आ बेटा। मैं क्या, हाँ जी आंटी। तू जीता रहे, तेरी को अच्छी बहू मिले, तू लंबी उम्र हो, तो इतनी दुआएं दी। तो मैंने कहा आज क्या हुआ कि एकदम बोलकर मुझे बोल रहे हो कि इतना कुछ एक साथ ही दे रहे हो। अरे नहीं, कल से जब से तुमने मुझे जो औरतों का ग्रुप, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है और मनरेगा में एक जो काम देना शुरू किया ना, अब तो मैं लड़की के पास जब चाहे जा सकती हूँ, उसको भी अब तो तेरे अंकल से भी पीटनी पड़ती है और वो भी कभी कभार पीने खाने के लिए मेरे से पैसे ले जाता है। तो वो एक मेरे लिए बहुत एक प्राउड मोमेंट था और वो इमोशनल मोमेंट था कि मैं कोई ना कोई किसी का जरिया बना और उसको मैंने एम्पावर करने के लिए उसकी सपोर्ट की। जेंडर इक्वेलिटी की जैसे मैंने बात की थी, तो हमने 2013 से ही वीआईपी कल्चर हमने अपने गांव में बंद कर दिया है। आज तक कोई भी इनॉग्रेशन सेरेमनी, फाउंडेशन स्टोन मैंने किसी भी वीआईपी से ना रखवाकर वो गर्ल चाइल्ड से रखवाता हूँ, ताकि हम उनको इनकरेज कर पाए। तो जे कुछ मैंने पिक्चर्स लगाई हैं फाउंडेशन ऑफ शाह स्ट्रीट, जे 5 लड़कियां उसका नींव रख रही हैं। रेडियम पेंट की शुरुआत कर रही है, जे सीमेंटेड चेयर्स हैं उसकी शुरुआत कर रही हैं। तो इसके साथ साथ हम अवेयरनेस कैंप, जब हमारी ग्राम सभा होती है, इसके साथ वैसे भी हम एक मंथ में 1-2 हमारे अवेयरनेस कैंप किसी ना किसी टॉपिक को लेकर लगते रहते हैं, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ नुक्कड़ नाटक। क्योंकि जब एक सेशन हम देंगे, बाहर से हम स्पीकर बुलाएंगे, तो वो एक बोरिंग हो जाता है। जब हम नुक्कड़ नाटक और लाइव एग्जांपल्स के साथ करते हैं तो लोग भी उसको एंजॉय करते हैं और उससे कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो हम ये करते रहते हैं, चाहे वो फीमेल फीटिसाइड पे हो, डॉरी क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो, चाइल्ड लेबर हो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। तो ऐसे बहुत से थीम्स के ऊपर हम लोगों को अवेयर करते रहते हैं। लेकिन जो फैसिलिटीज हैं वो सभी को बराबर मिलनी चाहिए, लेकिन इसमें हम थोड़ी सी पार्शलिटी कर जाते हैं। हम ज्यादा फैसिलिटीज गर्ल चाइल्ड्स को और वुमेन्स को प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम जो रेशो है हमारे गांव की सेक्स रेशो, उसको इक्वल कर सकें। गांव में पौधे उतने लगाए जाते हैं जितने कि हम संभाल कर सकें। ऐसा नहीं सिर्फ न्यूज़पेपर में न्यूज लगाने के लिए कि हमने 5,000 लगा दिए, 10,000 लगा दिए। तो सिर्फ उतने लगाए जाते हैं जितने कि हम उन्हें संभाल सकें। और जैसे 1000 सैम्पलिंग्स में हमने 923 पौधों को बचा लिया था, और वो बड़ी अचीवमेंट है। नहीं तो 100 लगाते हैं तो कम से कम 70-80 ही चलते हैं। तो 1000 में हमारे 923 पौधे आज की डेट में पूरे वो लग रहे हैं। तो स्टबल बर्निंग हमने बैन किया हुआ था हमारी ग्राम पंचायत में, लोगों को जुर्माना भी किया, और साथ में हमने एक स्कीम शुरू की थी। पूरे देश में ये है कि किसानों को पराली को ना जलाने की ऑल्टरनेट्स हैं, जहाँ तो उनको सब्सिडी प्रोवाइड की जाए, जहाँ उनको ऐसा जो मशीन्स हैं वो प्रोवाइड की जाए। तो जो लोग पराली को आग नहीं लगाते हैं और जिनकी जमीन है वो 2.5 एकड़ से कम है, उनको हम एक सब्सिडी के रूप में अपनी ग्राम पंचायत के थ्रू एक हम देते हैं, उनको इंसेंटिव देते हैं ताकि वो स्टबल बर्निंग ना करें। वैसे तो वो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्टेट गवर्नमेंट हर साल ऐसा डेटा तो इकट्ठा करती है, लेकिन किसानों के अकाउंट में पैसे नहीं आते हैं। तो हम उनको पर एकड़ 1000 देते हैं जिनकी जमीन 2.5 एकड़ से कम है। ऐसे ही हमारा भी एक फर्दर आगे प्लान चल रहा है कि हम लोगों के हेल्थ बीमा करने शुरू करें। तो हेल्थ बीमा हम शुरू करेंगे लोगों के साथ कि उनको कम से कम 50,000 तक की हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे अपनी ग्राम पंचायत के थ्रू। सो होपफुली इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त हम वो एक स्कीम भी शुरू करने वाले हैं।
विलेज हमारा टोटली ODF है, हर घर में टॉयलेट बनी हुई है और ODF वो दिसंबर 2017 में डिक्लेयर हो गया था। लोगों को हाइजीन मेंटेन करने के लिए अवेयर करना थोड़ा मुश्किल जरूर था, लेकिन हम लोगों ने उन्हें अवेयर जरूर किया और लोगों ने एक अच्छा स्वास्थ्य मेरे गांव में लोगों का अभी होना शुरू हुआ है। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है हमारी, तो पंजाब में जब तक हम एग्रीकल्चर लोगों के उनके व्यवसाय उसको इनकरेज नहीं करेंगे तो वो तब तक हम लोगों की इनकम जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो किसानों की इनकम जनरेट करने के लिए और उनको एजुकेट करने के लिए हम उन्हें ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ावा दे रहे हैं। किसान समझते नहीं है, वो बोलते हैं कि प्रोडक्शन कम होगी, और डेफिनेटली मेरा भी एक्सपीरियंस है कि पहले साल और दूसरे साल आपकी प्रोडक्शन कुछ कम हो सकती है। तो उनको इनकरेज करने के लिए हमने बोला कि जो भी बंदा 1 एकड़ में करेगा हम उसको कुछ ना कुछ अवार्ड मनी भी देंगे। तो जैसे शुरुआत की तो फिर मैंने सिटी में जाकर जो डॉक्टर्स थे, जो अच्छे लोग थे जो समझते थे कि हमें ऑर्गेनिक फूड लेना चाहिए, उनके साथ टाई अप्स किए। और उनके साथ टाई अप करने के बाद जब किसानों ने ऑर्गेनिक फसल वहां पे हमारे लगानी शुरू की तो उनको हमने पहले देकर आए थोड़ा थोड़ा सैंपल। और आज की डेट में क्या होता है कि जितने भी किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो वो पहले से उनको बुक कर देते हैं कि मेरे लिए इतना गेहूं रख लो, मेरे लिए इतना चावल रख लो, मेरे लिए इतना गुड़ रख लो, इतनी शक्कर रख लो। तो वो पहले अपनी एडवांस पेमेंट ही दे जाते हैं और उनकी जो इनकम वो कम होने की बजाय अब ज्यादा बढ़ रही है। तो धीरे धीरे लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर पूरी ऑर्गेनिक फसल के लिए कम से कम 3 साल के लिए हमें वेट करनी पड़ती है, क्योंकि इतना हम जहर अपनी जो हमारी लैंड है उसमें बेच चुके हैं कि उसको रिकवर करने के लिए कम से कम। तो ऐसे ही उनको सीजनल वेजिटेबल किट्स हम किचन गार्डन को प्रमोट करते हैं ताकि लोग घर में अच्छी सब्जी वगैरह खा पाएं और जहर मुक्त जो बाहर की सब्जियां हैं उसको थोड़ा कम कर सकें। तो वेजिटेबल किट्स हम प्रोवाइड करते हैं ताकि वो लोग अपनी सीजनल वेजिटेबल्स लगा सकें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रूट प्लांट्स, तो जितने भी हम इनिशिएटिव्स ले सकते हैं लोगों की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए वो हम थ्रू एग्रीकल्चर कैंप और टू सपोर्ट थ्रू एग्रीकल्चर फार्मिंग हमने उनको सपोर्ट करते हैं। बहुत से अवेयरनेस कैंप टाइम टू टाइम लगते रहते हैं, जैसे ये कुछ पिक्चर्स हैं हमारे अवेयरनेस कैंप्स की। लोगों का जब हम लिविंग स्टैंडर्ड अपग्रेड कर देंगे, लाइफस्टाइल अपग्रेड कर देंगे तो डेवलपमेंट वो ऑटोमेटिकली अपने आप करनी शुरू कर देंगे जब हेल्थ, एजुकेशन और उनका लिविंग स्टैंडर्ड अपग्रेड होगा। तो एक छोटी सी बात बताता हूँ, जब एक लेबर क्लास जहाँ भी लेबर के लिए लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और वहां से लोग उन्हें दिहाड़ी के लिए उठाकर ले सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग मैं जिनको जानता हूं कि वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं लेकिन लैक ऑफ इनकम रिसोर्सेज, लैक ऑफ मनी वो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे हमने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया, जैसे वो 300 रुपए के ऊपर दिहाड़ी में काम कर रहा है लेकिन वो अच्छे से मोबाइल मैकेनिक है, मोबाइल रिपेयर का काम जानता है। तो जब मैंने बोला कि तूने काम तो सीखा हुआ है तो क्यों क्या था कि मुझे जो काम पे आता है उसमें मुझे 200 रुपया पर डे मिलता है अगर मैं शॉप पे लगता हूँ, ऐसे दिहाड़ी में 300 मिल जाता है। तो फिर दिहाड़ी करनी अच्छी है, काम सीखने का मुझे फायदा नहीं हुआ, तो स्किल डेवलपमेंट उसकी उतने काम नहीं आ पाई। तो मैंने बोला अपना काम शुरू करो, सरपंच साहब पैसे कहाँ इतने जो अपनी दुकान ले सकूं। तो मैं उसे बैंक मैनेजर के पास ले गया, अपनी गारंटी के ऊपर मैंने उसे आई थिंक 70 और 80,000 का उसे मैंने लोन सैंक्शन करवा दिया। और जब उसका लोन सैंक्शन हो गया उसने अपनी दुकान खोल ली और दुकान खोलने के बाद उसकी जो इनकम है ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बढ़ गई और आज की डेट में वो एक इंडिपेंडेंट बहुत अच्छी लाइफ वो बिता रहा है। ऐसे फिर मुझे लगा कि अगर बंदा कर सकता तो और लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए। तो अभी तक हमने 28 लोगों को आइडेंटिफाई किया, जिसमें किसी ने ब्यूटी पार्लर खोला, किसी ने सैलून, किसी ने चिकन शॉप, किसी ने मीट शॉप, किसी ने साइकिल पंक्चर की दुकान। तो ऐसे अलग अलग लोगों ने अपने काम खोलकर अपनी इनकम को जनरेट किया और जब उनकी इनकम बढ़ी तो उन्होंने अपने घरों को भी पक्का करना शुरू कर दिया। क्योंकि मेरे गांव में आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत किसी भी बेनिफिशियरी को पेमेंट नहीं मिली है, क्योंकि मेरा मानना है और मेरे गांव के लोगों का भी मानना है कि अगर हम धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो सबसे ऊपर जो आती है वो आती है हमारा मनुष्य धर्म। हम बोलते हैं अगर धार्मिक बात करें को 84 लाख जो हमारे जूने लेते हैं और उसके बाद हमें जे वाली जून मिलती है। और अगर एक पक्षी, एक चिड़िया, एक कौवा, एक शार्क वो अपना ही घर खुद बना सकते हैं तो हमें तो भगवान ने सबसे ऊपर का जो बोल सकते हैं वो हमें जन्म दिया है, तो अपना घर भी हम खुद ही बना सकते हैं, उसके ऊपर हम गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो इसी को जब मैंने लोगों के साथ शेयर किया तो आज 1 कमरा पक्का करो, कल 2 करो, तो अप्रॉक्स 28-30 के करीब हमारे मड हाउसेज होते थे विलेज में, आज की डेट में सिर्फ 2 रह गए हैं, बाकी लोगों ने खुद पक्के किए हैं।
सिर्फ लोड है उनको एक फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। लोन्स का आइडिया भी तब आया कि अगर मैं जाऊंगा बैंक में तो मैनेजर मुझे चेयर ऑफर करेगा, चाय कॉफी ऑफर करने के बाद पूछेगा क्या काम है, और जितना मैं लोन बोलूंगा वो बोलेगा हाँ सर आपका सैंक्शन हो सकता है, राइट। आप जाएंगे आपके साथ भी यही बोले ऐसे ही करेगा और आपको लोन सैंक्शन कर देगा। बस जस्ट थिंक अबाउट इट कि एक जो दिहाड़ी करता है बंदा 300 के ऊपर, और वो बैंक में जाएगा तो मैनेजर ना तो चेयर ऑफर करेगा ना उसका लोन सैंक्शन करेगा, उसे जहां से भगा देगा। तो सिर्फ एज अ गारंटर हमने एक गारंटी डाली, और कुछ लोग होते भी हैं जो बाद में इंस्टॉलमेंट्स नहीं देते हैं, तो 2-3 लोग थे उनको हमने डांटा भी, उनसे इंस्टॉलमेंट प्रॉपर टाइमली टाइम उनको जब उन्होंने देनी शुरू कर दी, तो आज 28 लोगों की नहीं उनके पूरी फैमिली को अगर हम 4 के साथ करें अप्रोक्स 100 के अबाव लोगों को हमने लाइफ स्टैंडर्ड और लिविंग स्टैंडर्ड कर दिया विद द सपोर्ट ऑफ स्कीम्स एंड बैंक लोन्स। ऐसे ही मनरेगा स्कीम के साथ तहत वर्क इक्वालिटी आती है। ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स जो काम नहीं करते हैं वो भी मनरेगा में काम करते हैं, वो सिर्फ उनके माइंड में ये डालना होता है कि आप दिहाड़ी नहीं कर रहे हैं, आप सोशल सर्विसेज कर रहे हो और हम आपको सिर्फ पॉकेट मनी दे रहे हैं। तो कुछ लोग पॉकेट मनी रख लेते हैं और कुछ लोग वो पॉकेट मनी दोबारा काम में इन्वेस्ट भी कर देते हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं हमारे 2013 के पहले सी हमारी ग्राम पंचायत की, जहाँ जो स्ट्रीट्स हैं लेकिन कोई सीवेज सिस्टम नहीं था, इवन रिक्शा वाला भी गली में नहीं आता था, स्ट्रीट्स बहुत नैरो थी, एक गाड़ी कम निकल पाती थी मुश्किल से। और ये अब की तस्वीरें हैं। और जैसे केजरीवाल गवर्नमेंट बोलती है दिल्ली में कि हमने ये फ्लाईओवर इतनी लागत में बनना था और हमने इतने में कंप्लीट किया, तो हमारी ग्राम पंचायत आज आप लोगों के सामने पहुंची है क्योंकि हमने 32.50 लाख का जो सीवेज सिस्टम था उसे 8.5 लाख में कंप्लीट किया था। तो ये इतनी बड़ा गैप हम कर सकते हैं अगर हम ऑनेस्टी और डेडिकेशन के साथ इसका काम करेंगे। जो शहरों में घरों में आपने देखा होगा, घरों के आगे रैंप होते हैं गाड़ी चढ़ाने के लिए, कुछ लोगों के घरों में भी हो गए, तो वो हमारी पंचायत में बिल्कुल नहीं है। इलीगल पोसेशंस वो अपने घरों में करेंगे, रैंप बनाना तो अपने घर की एरिया में होगा, वो गली में नहीं आएगा। तो इसकी वजह से गलियां हमारी चौड़ी खुली हो गई, वो और 3.5 फुट से लेकर 7 फीट तक वो ज्यादा खुली हुई। जो लोग लेंटर डालते हैं, जब छत डालते हैं, स्लैब डालते हैं, उसका जो गैलरी बनाने के लिए गली को कवर कर लेते हैं, वो सब कुछ हमारी पंचायत में बैन किया हुआ है और कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है एक्सेप्ट 1.5 फीट ज्यादा वो आप गली को कवर नहीं कर सकते हैं। रेन हार्वेस्टिंग प्लांट लगाए जिसकी वजह से मेरे घर का आरओ सिस्टम जो है वो उतर गया, क्योंकि टीडीएस लेवल इंप्रूव हो गया जब हम बारिश का पानी धरती में बेचना शुरू करते हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं मेरी पंचायत की गलियों की, ये हमारे विलेज के एंट्रेंस है, ये ग्रेवयार्ड एंड क्रिमेशन ग्राउंड है। और मेरे गांव में एक एग्जाम्पल है, हमारी पंचायत में एक ही गुरुद्वारा है, एक ही मंदिर है, एक ही चर्च है, एक ही शमशान घाट है, क्रिमेशन ग्राउंड, और एक ही कब्रिस्तान है। तो यूनिटी और अगर बात करें भाईचारे की तो वो मेरे गांव में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जहाँ पे एक अच्छा भाईचारा है वहाँ उनके धार्मिक स्थान और क्रिमेशन ग्राउंड एक होती है। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ 3-3, 4-4, 10-10 गुरुद्वारास भी हैं। तो हमारे में भी ऐसा क्रिश्चियन कम्युनिटी में हुआ था, लेकिन हमने वहाँ पे स्टैंड लिया कि चर्च एक ही रहेगा, क्योंकि जो हम लोगों की गाँव में और शहरों में भी होता है कि प्रधान बनने की लालसा होती है और वो नहीं बन पाते हैं तो वो अलग गुरुद्वारा बना लेते हैं और अलग चर्च बन जाता है। तो ऐसे ही हम लोगों को इकट्ठा करके एक कमेटी बना दी, पहले 2 साल जे प्रेसिडेंट रहेगा, उसके बाद जे हो जाएगा। तो उसको हम एक अच्छे भाईचारे की एग्जाम्पल दे रहे हैं अपनी पंचायत में। ये हमारी स्ट्रीट लाइट्स हैं, जे भी जैसे हमने सीवेज सिस्टम 4 गुना कम कीमत में डाला था, ऐसे ही हमारी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, जो हाल बाजार अमृतसर में 10,800 की थी, जो हमने 3500 में कंप्लीट कर दी। हमने असेंबलिंग प्रोसेस को अडॉप्ट किया था, तो उसकी वजह से जो कॉस्ट है वो इतनी रिड्यूस हो गई। डस्टबिन लगे हुए हैं ऐसे ही। और चिड़ियों के लिए हमने घोंसले लगाए थे ताकि जो चिड़ियां हैं वो पंजाब में अलोप हो रही हैं उनको बचा सकें, लेकिन चिड़ियां तो बहुत कम आई, उनकी जगह वो कौवों ने आके हमारे जो घोंसले हैं वो कर दिए। डोनेशन बॉक्स एंड सजेशन बॉक्स लगाए हुए हैं, और इसमें एक एग्जांपल बताता हूँ। जब मैंने लगाया तो मुझे लगता नहीं था कि लोग दान करेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में ये बात है कि अगर दान करना है तो वो चर्च में होगा, गुरुद्वारे में होगा और मंदिर में होगा। तो पंचायत को दान करने के लिए लोगों को अवेयर करना हमने शुरू किया, तो कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, तो हमने गुरुद्वारा, चर्च और मंदिर के बाद डोनेशन बॉक्सेस लगा दिए। तो पहले मंथ 10 रुपए आए, 15 आए, और उसके बाद जब वहां पे फंक्शन था तो मैं गया, मैंने कहा ये गोलक हमने बाहर भी लगा रखी है, अगर आपको लगता है कि हम ईमानदारी के साथ लगा रहे हैं और आपको पूरा हिसाब भी देंगे तो गांव को बनाने के लिए इसमें दान डालना शुरू कीजिए। जितना भी गुरुद्वारे में आ रहा है
आधा कर दो, आधा नहीं करना है, 4 गुना कम करके हमें डाल, अगर 100 डाल रहे हो तो 25 वहां पे डाल दो। तो धीरे धीरे वो डोनेशन बॉक्स हमारा जो है भरना शुरू हुआ, और उसके साथ साथ हमारी डेवलपमेंट भी और तेजी से बढ़नी शुरू हुई। और सजेशन की बात करें तो एक 5वीं कक्षा की बेटी ने लिख कर पाया, भाई गांव में कुत्ते बहुत हो गए हैं, इनका कुछ करो। अब कुत्तों का हम मैं क्या कर सकता हूँ, मेनका गांधी जी ने तो बयान लगा रखा है कि हम उनको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैंने उसी, जो उसने मुझे मैसेज डाला था, एक पंचायत की ओर से लेटर लिखी, और उसी का लेटर मैंने साथ में अटैच करके मेनका गांधी जी को भेज दिया। और तो बाकी गांव का तो पता नहीं, लेकिन मेरे गांव में उस टाइम पे जो डिपार्टमेंट है वो आकर सारे कुत्ते उठाकर ले गया था। तो वो एक बेनिफिट हमें लिखने का जरूर हुआ बाद में, क्योंकि आसपास गांव है, कुत्ते आने दोबारा शुरू हो गए, लेकिन उस टाइम पे उसका हमें बेनिफिट मिला था वो छोटे से सजेशन का। जैसे कॉलेजेस में नोटिस बोर्ड लगते हैं, हमारी पंचायत में भी नोटिस बोर्ड लगे हुए हैं, ताकि लोगों को टाइम टू टाइम स्कीम्स के बारे में पता चलता रहे। जो हम स्कीम शुरू कर रहे हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स आ रही हैं, जो हम इवेंट्स कर रहे हैं, अवेयरनेस कैंप आ रहे हैं, नुक्कड़ नाटक आ रहे हैं, तो सभी नोटिस हम चिपका देते हैं ताकि लोग उनको अटेंड कर सकें। और शहरों की तरह हमारी पंचायत पहली पंचायत थी गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में जिसने स्ट्रीट नेम्स हमने लगाए थे, क्योंकि एक पंजाब को जो बिलोंग करते हैं, इवन नेबरिंग स्टेट्स को भी जो बिलोंग करते हैं, एक बात बहुत है कि 70 साल हो गए हमें आजाद हुए, लेकिन अभी तक पंजाब के गांव में गलियां नालियां कंप्लीट नहीं हुई हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, गलियां नालियां एक टर्म में कंप्लीट हो सकती हैं, लेकिन जो करप्शन है वो उन्हें कंप्लीट नहीं होने देती है। क्या होता है पंचायत में, गांव में, हमने जब गली बनानी है तो हमने लिखा, जे अंजलि से घर से लेकर बूटा सिंह के घर तक की गली है, इसकी इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई, इसको हम बना रहे हैं। वो बन गई। उसके बाद दूसरा सरपंच आया, जहाँ उसी सरपंच ने 2 साल बाद क्या किया, अंजलि के फादर का नाम है बूटा राम और बूटा सिंह के पिता का नाम है सूबा सिंह, बूटा सिंह से घर से लेकर सूबा सिंह के घर तक। एक करप्शन का तरीका वो हो गया, गली पूरी बनी हुई है, उसको दोबारा उसके फैमिली के नाम चेंज करके गली बना दी। सेकंड, कोई मेजरमेंट नहीं है। जब तक हम उन्हें अपनी पंचायत में उनकी मेजरमेंट नहीं कर लेते हैं कि इतने किलोमीटर्स की गली है और वो हम उन्हें बनानी है, और वो जहां से लेकर जहां तक है, तब तक हम इस करप्शन को नहीं रोक सकते हैं। थर्ड क्या तरीका होता था, वो सरपंच आया पहला, उसने गली बना दी। दूसरा सरपंच आया, उसने ईंटें उठाई, उसके नीचे मिट्टी डाली और गली बना दी। तीसरा आया, उसने ईंटें उठाई, उसकी साइड चेंज की, गली बन गई। तो ये तरीके थे गलियां नालियां के करप्शन के, लेकिन वो एक टर्म में कंप्लीट हो सकती है। मैंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को आइडिया भी दिया है, और मुझे लगता है कि वो उसे इम्प्लीमेंट करने का भी सोच रहे हैं, कि हम एक तो उनकी मेजरमेंट करें और हर पंचायत में शहरों की तरह गलियां के नाम रखें। और जब गलियां के नाम रखेंगे तो वो करप्शन का वो जो लूप होल है वो खत्म हो जाएगा, कि उसके घर से लेकर उसके तक है। और वो प्रॉपर रेजोल्यूशन के साथ, उसकी जब हम ड्रोन के साथ पूरी मेजरमेंट करके उसको जब हम ऑनलाइन पब्लिकेशन उसकी कर देंगे, तो वो करप्शन खत्म हो सकती है। तो उसी बिहाव से हमने जो 2015 में गलियों के नाम रखे थे, और मेरी पंचायत में 100% सीवेज है और 100% स्ट्रीट्स बन चुकी हैं, और आने वाले 25 साल में हमें दोबारा गलियां नाली की ग्रांट बिल्कुल नहीं चाहिए। और जो कुछ काम हमारा अभी भी चल रहा है, जिसमें सीवेज सिस्टम जो हमारा रहता है बाहर की साइड में, वो डल रहा है। एक हम सरदार रेशम सिंह कम्प्लेक्स बना रहे हैं, जहाँ लाइब्रेरी, मन की ताकत के लिए और तन की ताकत के लिए जिम्नेजियम दोनों साथ साथ बना रहे हैं। और पार्क हमारी एक अंडर कंस्ट्रक्शन है। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये हमारे प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग है। ये हमारी टीम की पिक्चर लगाई हुई है मैंने, जिसमें मैं भी हूँ, जो हम सब मिलकर काम करते हैं। और एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगा हमारी ऑनेस्टी और डेडिकेशन की, कि हमें अभी तक 7 नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं विद द अवार्ड मनी ऑफ 39 लाख रुपीज। तो वो, थैंक यू। और वो अवार्ड मनी सारी हमने अपनी ग्राम पंचायत में लगाकर अपनी पंचायत में कुछ और अच्छा करने की सोची हुई है। जिसमें जैसे मैंने ग्राम सभा की बात की, तो ग्राम सभा में हमें नेशनल अवार्ड मिला है, पंचायत एम्पावरमेंट में मिला है। जो मैं जीपीडीपी की बात कर रहा था, वो पूरे इंडिया में जो हमारी पंचायत ने जीपीडीपी बनाया था, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, वो पूरे इंडिया में पहले रैंक पे आया था अमंग 2,62 पंचायत। तो मुझे आइडियल सरपंच ऑफ द नेशन अवार्ड मिला था यूनियन मिनिस्टर से विज्ञान भवन में, और सभी देश के सरपंचों में से। और राष्ट्रपति के साथ मुझे लंच करने का मौका भी मिल चुका है, और प्रधानमंत्री जी के साथ भी। और ये सब कुछ हो पाया है लोगों की दुआओं की वजह से। और भारत ने और बहुत बड़ा मान दिया कि पहली बार किसी सरपंच के ऊपर उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई। तो सिर्फ मैं समझता हूँ कि इसके पीछे जो मैंने अगर सेक्रीफाइस किए थे, कि मैंने एमएनसी की जॉब छोड़ी, जहाँ गवर्नमेंट जॉब छोड़कर मैं दोबारा सरपंच इलेक्ट हुआ, तो शायद उसकी वजह से और लोगों की दुआओं की वजह से, और जो मेरी पंचायत की डेडिकेशन है उसकी वजह से आज मैं आप सभी लोगों के सामने हूँ।
but our journey was not easy. The toughest part था change the mindset of the people who were not ready for revolution. तो ऐसी बहुत सारी दिक्कत थी, लेकिन we can, we do and we will. ये कुछ प्रेस रिव्यूज हैं। रवीश जी हमारी पंचायत में आ चुके हैं एनडीटीवी के। यूनियन मिनिस्टर परशोत्तम रूपाला जी, वो भी हमारी पंचायत में आ चुके हैं। जे कोविड में हमारी एक ऐसी पंचायत बनी पंजाब में जिसने अपना आइसोलेशन सेंटर, अपना कोविड केयर सेंटर और ऑक्सीजन सेंटर, जैसे दिल्ली में ऑक्सीजन चल रही थी, हेमकुंड फाउंडेशन कर रही थी, अलग अलग एनजीओस कर रही थी, तो हमने भी कंसंट्रेटर्स लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर्स और जो मेडिकल किट्स थी वो लोगों को प्रोवाइड करनी शुरू की। नॉट इन आर पंचायत, पूरे अपने गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में जो 1300 के करीब जिसमें पंचायत हैं, तो जहां जहां लोगों की जरूरत थी हमने वो एक अलग एग्जांपल लोगों में क्रिएट की थी कि एक पंचायत भी ऐसे सोशल वर्क की ओर बढ़ सकती है। थैंक यू सो मच एंड आई होप आपने जो मेरा टॉपिक था स्मार्ट विलेज एंड प्रोग्रेसिव विलेज, वो आपने एक अच्छे से समझ पाए होंगे, और एक मैंने जो एग्जांपल दी है उसके थ्रू आपको भी कुछ ना कुछ ये फील हुआ होगा कि मैंने आज से कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करना जरूर शुरू करना है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दिया है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम सोसाइटी के टुवार्ड्स कुछ ना कुछ जरूर करें। वो जरूरी नहीं है कि आपने सरपंच और प्रेसिडेंट या कुछ पॉलिटिक्स में आकर ही करना है। हम एक गुड सिटीजन के बिहाफ के ऊपर भी कुछ ना कुछ डेफिनेटली कर सकते हैं। और जब आप अपनी गली को साफ करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे लोग देखने के बाद आपके पूरे गांव को और शहर को साफ करना जरूर शुरू करेंगे। एक ना एक दिन रेवोल्यूशन जरूर आएगा। जब मैं 2013 में सरपंच बना था, मुझे नहीं लगता था कि मैं हमारा जा सकती है, क्योंकि वो बिल्कुल फेमस पंचायत नहीं थी, कोई शीना पंचायत को नहीं जानता था। लेकिन आज की डेट में जो भी शीना को जानता है वो साथ में नेशनल अवार्डी शीना पंचायत को जानता है। और जरूर कुछ ना कुछ आप अच्छा कार्य करने जरूर शुरू करेंगे। होपफुली आप कर भी रहे हैं, अगर कर भी रहे हैं तो उसको थोड़ा और बढ़ाकर हम करना शुरू कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ मिलकर यहाँ आकर। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं मुझे बोल सकते हैं। So we open the house for question answers. That's it. Any questions from our online friends who are associated with us? Any questions? In the meantime, I open the house for questions from over here also. Anyone? Okay. In the meantime, any of our friends ask question. I have one question from that. What motivated you to come back from Australia? What was the instance that you took that decision? एक्चुअली जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था तो उससे पहले शायद मेरे घर में मेरे फादर मेरे मदर वो सोशल सर्विसेज के और काम करते थे, और मेरा भी काफी इंटरेस्ट था क्योंकि मैं 8th स्टैंडर्ड में था जब मैंने सोशल सर्विसेज सोशल वर्क स्टार्ट किया था। तो वो मुझे जब मैं वहां पे गया और मुझे लगा कि इतना बढ़िया शहर, शायद एक बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल है और मुझे जहाँ रहना है। लेकिन जब मैं वहाँ के रीजनल एरियाज में गया और मुझे लगा कि हमारे गांव ऐसे क्यों नहीं है। और वो ऐसा होता था कि जब भी मैं रात को बैठता था अकेला तो मुझे जहाँ कुछ होता था कि मेरा गांव ऐसा कब बन सकता है और मैंने कब करना है। तो शायद वो एक चीज थी जो मुझे किसी कारण वापस ले आई। और जब मुझे वापस आया और मुझे लगने लगा कि नहीं मैंने अपने गांव को बदलना है, तो उस गांव को बदलने के लिए वो वहां पे मैंने जो माहौल देखा शायद उसी का नतीजा है कि आज मैं यहाँ पे। Great, thank you so much. Any questions? So these are very seldom moments in which we are in front of the people, like the leader of, I would say, or I would say youngster leading the team of Sheena Gao. So anyone who would like to ask the question, so it is the best time to ask the questions when he is in front of us. So from the online participants, anyone, that's it. Or anyone from here. Charanjit sir, any question you would like to ask? That's it. Yeah, excuse me. Sure, Kavita ma'am. Yeah, I'm Kavita Taneja. I'm from Punjab University, Chandigarh, and not any question, but I really want to give a round of applause for all the activities that you have done. You have really broadened our vision that even a single person, if he has the will, we have been listening to this statement where there is a will, there is a way, but you have actually done that practically, and that's a real contribution to the society. So a round of applause to you, and may God bless you to achieve more laurels for society in future also. Thank you so much. Thank you, Kavita ma'am. Thank you. It really means a lot. Thank you.
Good morning, sir. Morning. Hello, Dr. Vivek. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Thank you so much for this beautiful lecture, sir. Sir, I would like to congratulate you and thank you for giving us examples of your daily life. और जो कुत्तों वाला एग्जाम्पल आपका था और जो आपका एक चर्च एक मंदिर वाला एग्जाम्पल था, दैट वाज आई थिंक दैट इंस्पायरिंग वन. एंड छोटी छोटी कोशिशें की जाएं तो वो बड़ी उम्मीदों में बड़े कामों में बदल जाती हैं. सो नाइस ऑफ यू. आपने बहुत अच्छी चीजें हमारे साथ शेयर की. थैंक यू सो मच, सर. Thank you. Thank you. It really means. Thank you. सर नमस्कार. नमस्कार कृष्णा जी. सर जी आप बहुत बहुत धन्यवाद है आपको. मैं तेलंगाना से बात कर रहा हूँ. That's great. सर थोड़ा आपका पीपीटी अच्छा है सर. सब अच्छा है. मैं अब देख लिया. सर वन थिंग, कैन यू सजेस्ट एनी गांव? आप गांव से इनवाइट करते हैं आपको. सर थोड़ा मॉडल एनी मॉडल गांव से इम्प्लीमेंटेशन के लिए थोड़ा गांव एनी मॉडल कैन यू सजेस्ट सर? अगर आप महाराष्ट्र की बात करें, वहाँ हिवड़ा बाजार है. तेलंगाना में बहुत अच्छे मॉडल्स हैं. आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ टाई अप कीजिए. वहाँ पे आपको बहुत सी मॉडल विलेजेस के एग्जांपल्स मिल जाएंगे. एक कोकिना विलेज है तेलंगाना में. सो आई विल शेयर डिटेल्स ऑफ दैट विलेज. तो वहाँ पे बहुत अच्छा उन्होंने कार्य किया हुआ है. और कोशिश कीजिए आपका जो भी नियर बाय गांव है, और अगर आप गांव को बिलोंग करते हैं तो बिकम अ मॉडल विलेजेस. जस्ट डू इनिशिएटिव. हाँ सर जी मैं देख लिया आपका पीपीटी में. तेलंगाना में कोई गांव नहीं है, पूरा दूसरा स्टेट का है. ओके. कैन यू आइडेंटिफाइड एनी विलेज इन तेलंगाना एरिया सर? आई विल लेट यू नो शॉर्टली. मैं सर्च करके बताता हूँ इसके ऊपर. ओके सर. थैंक यू. Thank you, Krishna sir, for putting that input also. That's it. And I request you that NITTR, can you share all the proceedings, sir? Because all PPTs are very excellent. We are following. Okay. So I will request Dr. Balwinder to compile it from all the speakers. And If the proceedings share with us, definitely we will make a book and we'll definitely for entire lifetime we will follow, na, sir. Definitely, we will look Kindly forward. share the PPTs and all the materials, sir. Thank you. Definitely, sir. Definitely. Okay. Any other person who would like to ask anything? Yeah. Good morning, sir. Oh, welcome, Rakesh sir. Welcome. Yes. Okay, very fine. Sir, at first, sir, I would like to thank NITTR Chandigarh and the whole team for giving us the opportunity to be the participant in this multidisciplinary conference. Actually, sir, we are from the field of computer science and engineering, and now NEP is basically leading us towards the multidisciplinary kind of thing. So with this type of conference, we can get the knowledge in the breadth of multiple domains, although we are having the depth of knowledge in one of the domains, that is the computer science. So this type of conferences really are necessary for the NEP as well as for the betterment of the faculty as well as the academia and industry. So thank you, sir. Thank you, the whole team. Thank you. Thanks a lot. Thank you, Rakesh sir. First of all, I take this opportunity to thank Pantdeep. Sorry, I recall the Prab name in my mind. So because his name is equivalent to, I would say, God. That's it. So Pantdeep. So bringing such a good initiatives in the villages. That's it. I thank you that you spare time out of your schedule and for being with us. And looking forward to further your inputs in other programs of us also. And